तो ये हमारा आज हमारा क्लासिकल मैकेनिक्स 2 का जो लेक्चर 1 है, इसमें हम स्टडी करेंगे कपल्ड ऑसिलेटर्स एंड नॉर्मल मोड्स। ये अभी जो मैंने टॉपिक लिया हुआ है, ये टेलर की बुक के चैप्टर नंबर 11 से मैंने लिया, लेक्चर प्रिपेयर किया है, कपल्ड ऑसिलेटर्स। कपल्ड ऑसिलेटर्स क्या होते हैं? ये बेसिकली ऑसिलेटर्स आप इसमें हार्मोनिक ऑसिलेटर में स्टडी कर चुके हैं। सिंगल ऑसिलेटर से आप फैमिलियर हैं। कपल्ड ऑसिलेटर इसके टाइटल से है, नेम से है कि आपस में जो ऑसिलेटर्स हैं वो आपस में क्या है, कनेक्टेड हैं। यानी कपल्ड ऑसिलेटर्स आर सिस्टम्स ऑफ इंटरैक्टिंग ऑसिलेटर्स। दीज ऑसिलेटर्स और आपस में कनेक्ट होने की वजह से या आपस में इंटरेक्शन प्रोड्यूस होने की वजह से क्या होगा कि ये जो ऑसिलेटर्स हैं, these oscillators can transmit their energy to each other because two or more oscillators share a common component। यानी जितनी भी ऑसिलेटर्स हैं, दो या दो से ज्यादा आपस में क्योंकि कनेक्टेड हैं, लिहाजा मूवमेंट के दौरान एनर्जी आपस में ट्रांसफर करेंगे। तो मैनी फिजिकल सिस्टम्स आर वेल अप्रोक्सीमेटेड बाय कपल्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर्स। सिंगल ऑसिलेटर में आप लोग स्टडी कर चुके हैं। सिंगल ऑसिलेटर में हमारे पास क्या होता है? सिंगल ऑसिलेटर हैज अ सिंगल नेचुरल फ्रीक्वेंसी। सिंगल ऑसिलेटर की जो फ्रीक्वेंसी है वो सिंगल फ्रीक्वेंसी होगी और उसी ऑसिलेटर के साथ वो ऑसिलेट करता रहता है। लेकिन अगर हमारे पास टू और मोर कपल ऑसिलेटर्स का सिस्टम है, देन दे हैव सेवरल नेचुरल और नॉर्मल फ्रीक्वेंसीज। बेसिकली अगर दो या दो से ज्यादा ऑसिलेटर्स आपके पास हैं, कपल्ड हैं, तो उनके क्या होगा, जो उनकी नेचुरल फ्रीक्वेंसीज हैं वो एक से ज्यादा होंगी। and that the general motion is a combination of vibrations at all the different natural frequencies। ये बात आपने ध्यान में रखना कि फ्रीक्वेंसीज एक से ज्यादा होंगी, लेकिन जो जनरल मोशन होगी एज अ ओवरऑल सिस्टम की, वो उन तमाम नेचुरल फ्रीक्वेंसीज का कॉम्बिनेशन होगी। इसी तरह इसके एक मेन एग्जांपल है कि टू एटम्स in a crystal lattice experience a mutual coupling force and would be controlled to a similar treatment। यानी किसी भी क्रिस्टल लैटिस में आपके पास दो या दो से ज्यादा एटम्स हैं, तो आपस में कपलिंग फोर्सेस के जरिए, म्यूचुअल कपलिंग फोर्स के जरिए आपस में कनेक्टेड होंगे और उनकी मोशन को हम स्टडी करेंगे एज अ कपल्ड ऑसिलेटर्स। तो आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज टू मैसेज एंड थ्री स्प्रिंग्स। यानी कपल्ड ऑसिलेटर्स जो हमारे पास इस वक्त है, ये इस सिस्टम में जो हम स्टडी करने जा रहे हैं, दो मैसेज जो हैं तीन स्प्रिंग्स के साथ कनेक्टेड हैं। कुछ इस तरह कनेक्टेड है जिस तरह ये आप फिगर में देखें, हमारे पास दो मैसेज M1 और M2, ये तीन स्प्रिंग्स के साथ कनेक्टेड हैं, जिसमें M1 और M2 जो है ये स्प्रिंग 1 और स्प्रिंग 3 की हेल्प से ये वॉल्स के साथ या सपोर्ट्स के साथ कनेक्टेड हैं और दोनों मैसेज आपस में जो है स्प्रिंग विद स्प्रिंग कांस्टेंट K2 इसके साथ आपस में कनेक्टेड हैं। तो ये सिंपल एग्जांपल हमारे पास इस वक्त हमारा, इसको हमने स्टडी करना कि इनकी मोशन जो है दोनों मैसेज की किस तरह होगी। ये हमारा इस वक्त प्रॉब्लम है। हमारे पास दोनों मैसेज की जो डिस्प्लेसमेंट है, मैस M1 की x1 और M2 की x2 ड्यूरिंग मोशन, ये इक्विलिब्रियम से हमने यहाँ पे मेजर की हुई है। अब क्या होगा अगर दरमियान वाला स्प्रिंग आपके पास नहीं है, ये K2 स्प्रिंग हमारे पास अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, फिर दोनों मैसेज M1 और M2 कैसे बिहेव करेंगे? बिल्कुल सिंपल सी बात है, दोनों मैसेज क्योंकि कनेक्टेड नहीं रहेंगे, लिहाजा ये दोनों मैसेज अलग अलग एज अ इंडिविजुअल ऑसिलेटर बिहेव करेंगे। यही चीज हमने यहाँ पे डिस्कस किया। इन द एब्सेंस ऑफ स्प्रिंग 2 द टू कैरेट्स और मैसेज would oscillate independently of each other। इसका मतलब फिर क्या होगा, स्प्रिंग 2 makes it impossible that either current move without the other moving as well। यानी फिर इसका मतलब ये होगा स्प्रिंग 2 जो है ये इस चीज का पाबंद करता है दोनों मैसेज को कि इंडिविजुअली वो मूव नहीं कर सकते, वो इंडिविजुअली मूव नहीं कर सकते। अब जब हमारे दोनों कैरेट्स या इस सिस्टम के ओवरऑल जो मूवमेंट है जब स्टार्ट होगी है,
तो फिर हम इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड कर सकते हैं दोनों कैरेट्स के लिए। और इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड करने के लिए जिस तरह फैमिलियर है कि चाहे न्यूटनियन मैकेनिक्स यूज करें चाहे लैग्रेंजियन मैकेनिक्स यूज करें, दोनों आप यूज कर सकते हैं। अगर न्यूटन सेकंड लॉ हम यहाँ पे आज के टॉपिक में हम न्यूटन सेकंड लॉ यूज करेंगे। सपोज दैट टू कैरेट्स हैव मूव डिस्टेंस x1 एंड x2। इस तरह फिगर में हमने देखा कि अगर दोनों कैरेट्स मूव करें राइट साइड पे x1 और x2 डिस्प्लेसमेंट के साथ, तो फिर जो स्प्रिंग 1 के साथ हमारा अटैच्ड m1 है उसकी डिस्प्लेसमेंट x1 है। सो जो फोर्स एक्सर्ट करेगा या फैमिलियर से हुक्स फोर्स से, दैट फोर्स उसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा k1 x1। स्प्रिंग 1 जो एक्सर्ट करेगा कैरेट 1 पे। इसी तरह स्प्रिंग 2 जो है, स्प्रिंग 2 थोड़ी सा उसमें कम्प्लेक्स सिचुएशन है उसकी, सिंस इट इज अफेक्टेड बाय द पोजीशंस ऑफ बोथ कैरेट्स। क्योंकि स्प्रिंग 2 जो है, स्प्रिंग 1 और स्प्रिंग 3 तो उनका एक एंड पे फिक्स्ड है, वैसे उनकी जो मूवमेंट है सिर्फ मैसेज की वजह से है, कैरेट्स की वजह से। लेकिन स्प्रिंग 2 जो है इसके लिए उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है, उसमें जो मूवमेंट है वो दोनों मैसेज की वजह से है, उस वजह से इफेक्ट हो रही है। तो लिहाजा जो स्प्रिंग 2 हमारे पास दैट इज स्ट्रेच्ड बाय अमाउंट x2 minus x1 and exert a force k2 x2 minus x1 to the right on the carrot 1। तो कैरेट 1 पर जो फोर्स लगाएगा उसकी डिस्प्लेसमेंट जो है ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट वो डिफरेंस होगी x2 minus x1 का, ये ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट होगी। और उसकी अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ जो फोर्स अप्लाई करेगा कैरेट 1 पे वो क्या होगी k2 into x2 minus x1। Thus, net force on carrot 1 that sum of both forces। सर इसको ना थोड़ा फिगर से समझा दें ऊपर से जाके प्लीज। और माइनस आपके पास, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन होगी, उसमें आपके पास क्या होगी माइनस k2। अब देखिए ना दोनों स्प्रिंग्स की फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन है। स्प्रिंग 1 अपनी तरफ पुल करेगा, स्प्रिंग 2 अपनी तरफ पुल करेगा, तो ये डायरेक्शन अपोजिट होगी, इसलिए यहाँ पे माइनस सिंबल जो है, माइनस सिंबल डिफरेंस की वजह से और माइनस हुक्स लॉ के रिलेशन का वो आपस में प्लस हो जाएंगे। तो ओवरऑल नेट फोर्स हमारे पास क्या आ जाएगी, ये आपके पास आ जाएगी स्प्रिंग 1 पे, सॉरी कैरेट 1 पे, ड्यू टू स्प्रिंग 1 एंड स्प्रिंग 2। नाउ इन द सिमिलर वे हम कैरेट 2 को स्टडी, कैरेट 2 पर भी इसी तरह स्प्रिंग k2 और स्प्रिंग k3 फोर्सेस एक्सर्ट करेंगे, तो आपके पास इस तरह का रिलेशन आ जाएगा। अब इक्वेशन 7.1 से कैरेट 1 के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन आपके पास क्या आ जाएगी, ये आपके पास इक्वेशन ऑफ मोशन 7.1 में आपके पास जो नेट फोर्स है उसके लिए हम न्यूटन सेकंड लॉ यूज करते हैं। और नेट फोर्स आपके पास क्या होगा m1a1, और a1 हमारे पास क्या है डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये आपका इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाएगी। इस तरह कैरेट 2 के लिए आपका इक्वेशन ऑफ मोशन क्या आ जाएगी m2 डबल डेरिवेटिव ऑफ x2 एंड सो ऑन। ये हमारे पास दोनों कैरेट्स की इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाएगी। हम दोनों को कंबाइन करते हैं इन अ मैट्रिक्स, देन लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या आ जाएगी mx डबल डॉट, और राइट हैंड साइड आपके पास क्या आ जाएगा माइनस kx। जहाँ के आपके पास जो कैपिटल m है ये उनके मैथ मैट्रिक्स है, x जो है ये डिस्प्लेसमेंट मैट्रिक्स है x1 x2, और k जो आपके पास स्प्रिंग कांस्टेंट की मैट्रिक्स। बिल्कुल सिंपल से आप इससे फैमिलियर हो गए से आपके पास ये लेफ्ट हैंड साइड पे इक्वेशन 7.2 के लेफ्ट हैंड साइड की एक मैट्रिक्स होगी, फिर राइट हैंड साइड की मैट्रिक्स होगी, फिर कोएफिशिएंट्स और वेरिएबल को आप अलग अलग करेंगे तो आपके पास ये सिचुएशन बनेगी, ये जनरल फॉर्म आएगी। और इसमें ये जो कंपोनेंट्स हैं डिफरेंट आपके पास कैपिटल M x और k ये नीचे इक्वेशन नंबर 7.4 में दिए गए हैं। अब यहाँ पे देखें हमारे पास जो है इसमें हमारे पास दो एलिमेंट्स आएंगे। अब सिस्टम हैज टू एलिमेंट्स बिकॉज सिस्टम हैज 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। आपके पास 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, लिहाजा आपके पास 2 एलिमेंट्स आपको मिलेंगे इसमें मैट्रिक्स के। अब अगर n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है तो n नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। अब मैथ मैट्रिक्स देखें, आपने 3 मैट्रिक्स हम स्टडी किए, एक मैथ मैट्रिक्स, डिस्प्लेसमेंट मैट्रिक्स और स्प्रिंग कांस्टेंट। द मैथ मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, जिसमें आपके पास देखें जो मैसेज है दोनों m1 और m2 दोनों की वैल्यूज डायगोनल पे आ रही है। लेकिन
जो स्प्रिंग कांस्टेंट मैट्रिक्स है उसकी जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स है वो नॉन जीरो है। मैथ मैट्रिक्स में तो जीरो थे इसलिए वो डायगोनल मैट्रिक्स है, लेकिन स्प्रिंग कांस्टेंट मैट्रिक्स में आपके पास ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो नॉन जीरो है। अगर आप ये देखिए क्वेश्चन आपके पास ये देखें, हमारे पास मैथ मैट्रिक्स में नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो है, जबकि स्प्रिंग कांस्टेंट मैट्रिक्स में नॉन डायगोनल मैट्रिक्स क्या है वो नॉन जीरो है। तो लिहाजा हमारे पास जो राइट हैंड साइड इक्वेशन 7.2 के उसमें हमारे पास दो इक्वेशन है, कपल x1 एंड x2, उनका आपस में कनेक्ट करनी है दोनों इक्वेशन में। यानी जो राइट साइड ऑफ टू इक्वेशंस ऑफ 7.2 कपल इक्वेशन कपल डिस्प्लेसमेंट्स x1 एंड x2। नाउ द मैट्रिक्स इक्वेशन 7.3 इज वेरी नेचुरल जनरलाइजेशन। जो आपने जनरल मैट्रिक्स इक्वेशन हमने की है m k और x के लिए, ये बेसिकली वही सिंगल स्प्रिंग सिस्टम के लिए या सिंगल कैरेट अटैच्ड विद अ सिंगल स्प्रिंग या हम सिंपल हुक्स लॉ में स्टडी करते हैं, बिल्कुल उसी की जनरल फॉर्म है। अगर हम कैपिटल M को वन बॉडी की मास से कन्वर्ट कर दें और उसकी डिस्प्लेसमेंट पोजीशन x से चेंज कर दें और स्प्रिंग कांस्टेंट के मैट्रिक्स को सिंगल स्प्रिंग की कांस्टेंट वैल्यू की k से रिप्लेस कर दें, तो हमारे पास जो 7.3 है वो क्या आ जाएगी, mx इक्वल टू माइनस kx। यहाँ पे इसमें ये देखिएगा, ये x नहीं है बल्कि यहाँ पे क्या होगा, x डबल डॉट होगा, ये होगा या x डबल डॉट। ये थोड़ी सी इसमें करेक्शन कर लीजिएगा। mx डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस kx। ये बेसिकली आपके पास जहाँ पे ये रिलेशन होगा, तो सिंगल पार्टिकल के लिए ये हमारे पास आ जाएगी। दूसरी बात बढ़िया है कि आपके पास जो दोनों मैट्रिक्स है, मैथ मैट्रिक्स और स्प्रिंग कांस्टेंट मैट्रिक्स, दीज आर सिमेट्रिक। हमारे पास सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स आप बाय डेफिनेशन से फैमिलियर है कि कोई भी मैट्रिक्स जिसका जो मैट्रिक्स अपने ट्रांसपोज इक्वल हो दैट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं ये दोनों मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं। अब इक्वेशन 7.3 जो है, जो हमने हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग इक्वेशन ऑफ मोशन हमने फाइंड की है, या न्यूटन सेकंड लॉ का हमने यूज किया हुआ है, न्यूटन सेकंड और हुक्स लॉ को हमने कंपेयर किया है। तो वहाँ से आपने जो इक्वेशन ऑफ मोशन हम फाइंड करेंगे, अगर हमारे जो कैरेट्स हैं, जो ऑसिलेटर्स हैं, मूव कर रहे हैं साइनसॉइडली विद द सेम एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, देन देयर सॉल्यूशन इज इक्वल टू इज फॉर कैरेट 1 x1 इज इक्वल टू अल्फा 1 cos ओमेगा t माइनस डेल्टा 1, एंड इसी तरह कैरेट 2 के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई। और इस इक्वेशन ऑफ मोशन की इस फॉर्म से आप फैमिलियर हैं या क्लासिकल मैकेनिक्स के कोर्स 1 में आप ये स्टडी कर चुके हैं। इफ देयर इज, अब देखिए आपके पास ये डिस्प्लेसमेंट आ रही है, उसकी डिस्प्लेसमेंट इन दिस फॉर्म है। देखिए बेसिकली आप फैमिलियर है कि क्वेश्चन ऑफ मोशन फाइंड करने का मतलब भी आप उसकी डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर रहे हैं मूविंग ऑब्जेक्ट की। अगर इस फॉर्म है, जिसको आप इस कास की इस फॉर्म को आप साइन की इस फॉर्म में राइट अप कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं कास को साइन से। देखो दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं आपके पास ये। देन y1 इज फॉर कैरेट 1, y1 इज इक्वल टू अल्फा 1 sin ओमेगा t माइनस डेल्टा 1 एंड सो ऑन। सिमिलरली कैरेट 2 के लिए आपके पास ये आ जाएगी। अब हम इन्हें कंबाइन करते हैं दोनों इक्वेशंस को, तो हमारे पास कैरेट 1 के लिए आपके पास जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगी z1 इज इक्वल टू x1 प्लस आयोटा y1। वैल्यूज पुट करें x1 की y1 की, दोनों को सिंपलीफाई करें, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपको आ जाएगा। फीफा आप अपना माइक बंद कर लें। अल्फा 1 एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा डेल्टा 1 एंड सो ऑन। अब इसी ये फर्स्ट टर्म है जो कांस्टेंट टर्म है, जो टाइम इंडिपेंडेंट टर्म, इसको हम a1 में इक्वल पुट कर देते हैं, तो हमारे पास z1 t इज इक्वल टू a1 एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा t
इसमें A1 हमारे पास इसकी इक्वल है। ये तो था कैरेट 1 के लिए। सिमिलरली कैरेट 2 के लिए आपके पास ये रिलेशन आ जाएगा। ये हमारे पास दोनों के लिए इक्वेशन आ जाएंगी इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्चुअल में लेकिन आपको पता है कि जो एक्चुअल मोशन है, एक्चुअल मोशन क्या होगा, उनके रियल नंबर्स होंगे, रियल पार्ट्स जो है एक्चुअल मोशन को रिप्रेजेंट करेंगे। एक्सपोनेंशियल या कॉम्प्लेक्स नंबर में जस्ट हम सिंप्लीफिकेशन को, कैलकुलेशंस को सिंप्लीफाई करने के लिए हम यूज कर रहे हैं। और जिसका राइट चॉइस है, यानी आपकी जो एग्जैक्ट वैल्यू आएंगे, आप A1 और A2 और ओमेगा की जो वैल्यूज उन्हें यूज करते हुए दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर से आप सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड कर सकते हैं। और बेसिकली उनका रियल पार्ट्स इक्वल होंगे। अब इसमें क्या है कि द ग्रेट एडवांटेज ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज दैट as we can see from the right side of question 7.8 and 9 that both have same time dependent factor exponential और omega t। ये देखें कि हमने जो कॉम्प्लेक्स नंबर यूज किया बेसिकली हमें ये देता है कि दोनों में एक कॉमन फैक्टर हमारे पास है, सेम जो है फैक्टर आ जाता है एक्सपोनेंशियल और ओमेगा टी, जिस पे दोनों की डिस्प्लेसमेंट की डिपेंडेंस है। अब हम ये करते हैं कि इनको कंबाइन करते हैं, दोनों कैरेट्स की ओवरऑल सिस्टम की मोशन को स्टडी करने के लिए दोनों कैरेट्स की जो डिस्प्लेसमेंट्स को हम कंबाइन अप करते हैं। तो Z इज इक्वल टू Z1 Z2 इनकी वैल्यूज पुट करें तो आपके पास ये रिलेशन आ जाएगी, ZT विल बी इक्वल टू A एक्सपोनेंशियल आइटा ओमेगा टी। जहां हमारे पास जो कॉलम जो है वेयर द कॉलम A इज कांस्टेंट मेड अप ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। आपको पता है कि A किसकी इक्वल है, A1 A2, क्योंकि दोनों का सम है इन द फॉर्म, सॉरी सम नहीं बल्कि इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, और इनकी वैल्यूज आप पुट करेंगे आपके पास ये आ जाएंगी। तो ये बेसिकली क्या है आपके पास जो कांस्टेंट या ये बेसिकली दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर पे डिपेंड कर रहा है। सो इक्वेशन 7.9 से आपके पास क्या जाएगा कि जो हमारे पास जिस तरह हम पहले डिस्कस करते आए कि हमारे पास जो एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होगा, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट होगा। नाउ सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ xt इनटू इक्वेशन 7.3 जो हमने स्टार्ट में ली थी जनरल रिलेशन, हम उसमें ये वैल्यू पुट करते हैं, x की वैल्यू हम वहां पे पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो इक्वेशन 7.3 आपको वहां पे याद होगा, mx डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस के एक्स के। तो x डबल डॉट यानी डबल डेरिवेटिव आप यहाँ से फाइंड करेंगे, डबल डेरिवेटिव आपके पास ये आ जाएगा a माइनस ओमेगा स्क्वायर a एक्सपोनेंशियल ओमेगा t। ये बेसिकली x का डबल डेरिवेटिव है, डबल टाइम डेरिवेटिव। इस राइट साइड पे माइनस के एक्स, तो x की वैल्यू अपनी डायरेक्टली यहाँ पुट कर दी है। थोड़े से हम सिंप्लीफाई करते हैं, एक्सपोनेंशियल ओमेगा टी हम उसमें से कॉमन लेते हैं, लेकिन हमें पता है कि एक्सपोनेंशियल ओमेगा टी जो कि हमारे पास क्या है, इस इक्वेशन ऑफ मोशन के सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये तो नॉन जीरो होगा, तो हमारे पास बाकी जो कोएफिशिएंट है वो जीरो होगा, यानी के माइनस ओमेगा स्क्वायर m इनटू a इज इक्वल टू 0। इन दोनों को सिंप्लीफाई करने से जो हमारे पास कोएफिशिएंट रहता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। सो दिस इक्वेशन इज अ जनरलाइजेशन ऑफ आइगन वैल्यू इक्वेशन। या आप आइगन वैल्यू इक्वेशन से फेमिलियर होंगे। ये बेसिकली हमारे पास आइगन वैल्यू इक्वेशन है जिसमें हमारे पास आइगन वैल्यू क्या है, ओमेगा स्क्वायर है। नाउ इफ द मैट्रिक्स k माइनस ओमेगा स्क्वायर m हैज नॉन जीरो डिटरमिनेंट, अगर इस कोएफिशिएंट की जो k माइनस ओमेगा स्क्वायर m इसकी जो है नॉन जीरो डिटरमिनेंट वैल्यू है, देन द ओनली सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 7.10 इज द ट्राइवल सॉल्यूशन। क्योंकि देन क्या होगा, सिर्फ a इज इक्वल टू 0 होगा। देखिए ना 7.10 इक्वेशन को जस्टिफाई करने के लिए, फुलफिल करने के लिए इन दोनों फैक्टर्स में से एक फैक्टर का लाजमी 0 होना चाहिए। अगर k माइनस ओमेगा स्क्वायर m नॉन जीरो है तो फिर a क्या होगा, 0 होगा। ऑन द अदर हैंड इफ डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, अगर डिटर्मिनेंट 0 है, सो इक्वेशन 7.10 है, जो हमारे पास इक्वेशन 7.10 that has non-trivial solution of the equation of motion. Now in the present case, जो हमारे मौजूदा इस वक्त प्रॉब्लम है, the matrix K and M are 2x2 matrices। ये हमारे पास K और M दोनों मैट्रिसेस जो हैं ये 2x2 मैट्रिसेस हैं, स्क्वायर मैट्रिसेस हैं। So the equation 7.11 is a quadratic equation of omega square।
लिहाजा हमारे पास 7.11 से जो क्वेश्चन मिलेगी ओमेगा स्क्वायर के लिए क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, एंड इट हैज टू सॉल्यूशंस फॉर ओमेगा स्क्वायर. This implies that there are two frequencies omega at which the carrots can oscillate in pure sinusoidal motion as in equation 7.9. जो क्वेश्चन 7.9 में आपने इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड की हुई है, वहां से हम ये ऑब्जर्व कर लेंगे कि क्योंकि फ्रीक्वेंसीज की दो वैल्यूज आती हैं ओमेगा की, लिहाजा हमारे पास उसकी क्या होगी, जो सिस्टम है, जो कैरेट्स पे डिपेंड, दो कैरेट्स का सिस्टम है, वो साइनोसाइडल मोशन के साथ मूव करेगा, ऑसिलेट करेगा. The two frequencies at which our system can oscillate sinusoidally, those frequencies called normal frequencies, and could be determined by the quadratic equations 7.11 for omega square. यानी 7.11 से हम दोनों को एलिमेंट कर सकते हैं. The details of this equation depend on the values of the three spring constant and the two masses. देखिए आपके उस रिलेशन में जो डिपेंडेंस है बेसिकली किस पे है, किन पैरामीटर स्प्रिंग कांस्टेंट पे और उन दोनों कैरेट्स के मैसेज पे. ये अटेंडेंस अगर किसी की रहती है तो उसमें लगा लीजिएगा. तो जहाँ तक हम टॉपिक वाइंड अप करेंगे, लेकिन इस टॉपिक के लिए आप थोड़ी सी इसमें प्रैक्टिस करेंगे, इसकी एप्लीकेशंस करेंगे. ये टेलर की बुक के चैप्टर नंबर 11 की दो प्रॉब्लम्स हैं, 11.1 और 11.2. इसी तरह यही टॉपिक आपने टीएल चाओ की बुक से, उसके चैप्टर नंबर 8 से, उसमें चैप्टर नंबर 1 में टॉपिक नंबर 8.1 है, वहां से इसको आपने एज ए रेफरेंस स्टडी करनी है. तो आज हम यहाँ पे अपने लेक्चर ये वाइंड अप करते हैं. अगर किसी का यहाँ पे कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो आप लोग राइट अप कर सकते हैं.